तो दो बार तो नहीं बोलूँगा, सफलता तो जब भी जितनी भी एग्जाम दिए हैं लाइफ में उसमें कहीं ना कहीं अगर पास तो होते रहे, लेकिन मनमानी का भी जो मिलती है वो पुलिस में बहुत ज़्यादा है। तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि मेरी रैंक जो भी रही उस समय चाहे मुझे पसंद ना आई हो, लेकिन जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, ऊपर से मॉनिटरिंग भी की जाती है, तो इसी बात की जाती है कि आपसे अधिकारी मिले, आप उनके रिस्पॉन्स से संतुष्ट हैं या नहीं है, इसी पे आपकी जो ऊपर अप्रेजल होता है। इससे जेडी न्यूज में आज जिस शख्सियत की बायोग्राफी पर चर्चा की जाएगी वो न केवल आम शख्सियत हैं बल्कि वो जो विशेष शख्सियत आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बात की जाएगी उनके जीवन परिचय पे, उनके उन पहलुओं पे जिन पहलुओं ने उनको इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर जनपद से वास्ता रखने वाले टीचर्स कॉलोनी निवासी उस शख्सियत की जिसके माता पिता का हर्ष का उस समय ठिकाना न रहा जब उनको सूचना मिली कि उनका लाल देश की सर्वोच्च परीक्षा पास कर न केवल परिवार अपने शहर का नाम रोशन करने का काम किया है बल्कि जनपद के उन युवाओं को पंख देने का काम किया है जो मेहनत के बल पर अपने सपनों को साकार करने में लगे थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट पिता प्रमोद जी व माता विभा जी के आंखों के तारे, छोटी बहन तानवी के लाडले भैया भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 128वीं रैंक हासिल करने वाले, जिनके परिवार में माँ सरस्वती का वास हमेशा ही बना रहा। पिता प्रमोद की तरह उनके आदर्शों को स्थापित करते हुए खुद पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। हालांकि उनकी छोटी बहन तानवी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पद को सुशोभित कर रही है। शिक्षा की अगर बात की जाए, उनका हाई स्कूल निर्मला कॉन्वेंट से तो इंटर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली से हुई है। उन्होंने बीकॉम ऑनर्स व सीए की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया है। उनका असफलताओं से परिचय हुआ तो तीसरी बार कठिनतम परीक्षाओं में शुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा से परिणाम में उनको 128वीं रैंक से सफलता हासिल हुई। आज किस्से जेडी न्यूज में हमारे विशेष मेहमान हैं जिनके नाम से मंगल हो जाना शुरू हो जाता है। हम बात उस अफसर की कर रहे हैं जिनका नाम अभिमन्यु मांगलिक है। आज हमारे खास मेहमान हैं जो सहारनपुर जनपद में एसपी सिटी पद को सुशोभित कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे खास शख्सियत आज हमारे किस्से जेडी न्यूज में मेहमान है। चर्चा की जाएगी उनके बायोग्राफी पे, उनके जीवन परिचय पे, उनके उन पहलुओं पे जिनसे अभी तक अनभिज्ञ है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईपीएस ऑफिसर अभिमन्यु मांगलिक जी का। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर जय किस्से जेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ये से करते हैं कि जय पहले बात करेंगे आपकी जय पृष्ठभूमि से, आपके जीवन परिचय, जहाँ से आपका जीवन शुरू हो जाता है। माता के क्या कार्य, पिता के संस्कार, दादा बाबा की वो यादें, दादी का जय लोरिया, वो तमाम चीज़ें आपके जीवन में भी रही होंगी कि कैसा आपका जीवन रहा है। अभिमन्यु मांगलिक की जो बहुत बड़ा सफर रहा है वो किस तरह का सफर आपका रहा है? जी, मैं बुलंदशहर से वास्ता रखता हूँ। बुलंदशहर सहारनपुर के पास का ही जनपद है जी, नोएडा और गाजियाबाद से लगा हुआ जी। तो वहीं मेरी जो फैमिली थी, न्यूक्लियर फैमिली थी, मतलब हमारे जो पिताजी साइड की जो फैमिली थी वो दनकौर से वास्ता रखती थी। अब दनकौर ग्रेटर नोएडा का पार्ट बन गया है जी। तो बुलंदशहर में मेरे फादर जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। मेरी एक बड़ी बहन है जो अभी गुड़गांव में जॉब कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही है जी। और बचपन में 10th क्लास तक मेरी पढ़ाई जो हुई है वो बुलंदशहर में ही हुई है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए घर वाले ने, दिल्ली नज़दीक था तो दिल्ली के एक हॉस्टल में और स्कूल में डाल दिया था जी। उसके बाद मैंने वहीं से उसके आगे अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो मेरे फादर ने सोचा था मेरे लिए, तो मैंने वहीं से कंटिन्यू करी
चार्ट अकाउंटेंसी का सफ़र भी रहा, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिए, तो आप उसके बाद तो आपके साथ में बैठा ही हूँ यहाँ पे इंडियन पुलिस सर्विस में। मांग लीजिए आपके नाम से जो है, जब मंगल का सूर्य हो जाता है, मांगलिक का मतलब जो है मंगल करने वाला होता है। कैसा रहा है जब आपको जो है असफलताओं से परिचय हुआ 2 बार? असफलताओं से परिचय तो 2 बार तो नहीं बोलूँगा। सफलता तो जब भी जितनी भी एग्ज़ाम दिए हैं लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं अगर पास तो होते रहे, लेकिन मनमानी कभी रैंक नहीं आई या मनमानी परसेंटेज नहीं आई, वो भी अपने आप में सफलता ही होती है। यूपीएससी पहली बार ऐसा एग्ज़ाम था जो मैं दे रहा था, और जिसमें मेरा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो होता है। लेकिन घर वालों से सपोर्ट मिला, जो दोस्त थे, साथी थे, उन लोगों ने पूरा एनकरेजमेंट के साथ रखा, तो अच्छा है। यूपीएससी में फेल होने से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। घर वालों का सपोर्ट था, तो इस वजह से आराम से फेलियर देख लिया, और उसके बाद जो सफलता थी उससे भी दर्शन हो गए मेरे। मतलब जो असफलताओं से जो सीखने को मिला है, क्या ये आपको भी लगता है कि असफलता हमेशा जी हाँ, सिखाती है? बिल्कुल 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 सही बोला जाता है। असफलता से ज़्यादा अच्छा कोई सिखा नहीं सकता आपको। आपके फेलियर ही आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों में सुधार करना है, और वही मेरे साथ हुआ। पहली बार जब मेरी असफलता हुई तो मैं प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाया, जो पहला पड़ाव होता है यूपीएससी का। अगली बार वो हो गया तो मेंस नहीं हो पाया, और तीसरी बार तीनों ही जो पड़ाव थे वो क्रॉस हो गए। तो हर बार मैंने असफलता से सीखा कि किस तरह मैं अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और वही किया मैंने। पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहन, बड़ी बहन तानवी भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप भी जो है बन गए थे सीए। जी हाँ, मैं पढ़ाओ वहाँ पे क्यों नहीं रुका आगे? मेरे पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरी बहन, आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, मेरी बहन ने इंजीनियरिंग और एमबीए किया है, और मुझे भी पिताजी ने अपनी, खैर इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सीए बनाने का उनका भी जो सपना था वो मैंने पूरा कर लिया था। लेकिन मेरे साथ ये रहा कि सीए मैंने काफ़ी 21 या 22 साल की उम्र में कर ली थी, तो उसके बाद कुछ समय मिला मुझे जिसमें मैं थोड़ा और पढ़ने की इच्छा मैंने जाहिर करी घर वालों से। तो 2-3 एग्ज़ाम थे, तो घर वालों ने कहा कि अगर यूपीएससी देना चाहते हैं तो उसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मैंने जब मैं 25 वर्ष का था तो मैंने यूपीएससी की तैयारियां स्टार्ट करी, और 27 तक होते होते मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तो घर वालों ने मुझे इस फील्ड में आने की अनुमति दी, तो मैं आ गया यहाँ पर। किसी की प्रेरणा रही है या खुद अपना जो सपना था कि मेरे को जो है परीक्षा पास करनी है प्रशासनिक ऑफिसर? नहीं, ये तो ऐसी परीक्षा है जो हर इंडिया में हर आदमी, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से हर माता पिता चाहते होंगे कि उनके घर में कोई ना कोई यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस बने। तो घर में आसपास तो ऐसा कोई नहीं था जिसने पहले एग्ज़ाम क्रैक किया। घर में इतना यूपीएससी देने का कोई क्रेज़ भी नहीं था। वहाँ पे सबके सब या तो हमारे घर में या तो बिजनेस में हैं या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो मैं पहला ही था अपने परिवार में जिसने ये एग्ज़ाम दिया और फिर क्रैक भी हो गया। तो मोटिवेशन तो ये थी कि घर वालों ने कहा था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो वही मोटिवेशन रही, और उसी की वजह से मैंने दिया एग्ज़ाम। आपने एक बात बोली है कि जो कहीं ना कहीं असफलताएं मानता हूँ कि 128वीं जो मेरे को रैंक मिली है, मन माफी की रैंक नहीं मिली है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब 128 अच्छी रैंक है, और मेरी पहली जो प्रेफरेंस थी सिविल सर्विसेज में, या वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, उसके बाद पुलिस सर्विस थी। लेकिन अब जब मैं आईपीएस में आया और मैंने अकेडमी में ट्रेनिंग करी, और जब यूपी में मुझे आईपीएस में अपने होम कार्डर में मुझे सर्विस करने का मौका मिला, तो अब मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई सर्विस है नहीं, और इससे अच्छा कोई मतलब अगर आप देखा जाए पर्सनल सेटिस्फैक्शन जो मिलती है वो पुलिस में बहुत ज़्यादा है। तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि मेरी रैंक जो भी रही उस समय, चाहे मुझे पसंद ना आई हो, लेकिन जो मैं काम अभी कर रहा हूँ मुझे इससे बेहतर कार्य कोई लगता है। सेटिस्फैक्शन आपके काम के प्रति बना रह रहा है। सर, आपका जो सौम्य चेहरा, जी, मृदुल व्यवहार, आने वाले को लगता है कि जब मैं किसी ऑफिसर से नहीं मिला हूँ, जिस उम्मीद से आपके पास आते हैं, न्याय की परिपाटी से आपके पास कोई आता है, लगता है कि मैं जिस ऑफिसर के पास गया हूँ कौन से लोग से संतुष्ट होकर आया हूँ। कैसे मैनेज करता है ये पुलिसिंग को, कैसे मैनेज करते हैं आप इतने सौम्य व्यवहार के साथ में? नहीं, पुलिसिंग जैसी, देखिए आजकल की जनरेशन में जो भी नई जनरेशन में जो भी अधिकारी आ रहे हैं, वो हमेशा से ब्यूरोक्रेसी, अब आईएएस और आईपीएस को हमेशा एक जॉब की तरह समझते हैं। वो जैसे प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब करते हैं, वही उसी तरह से हमें ये जॉब भी उसी तरह समझनी चाहिए कि आप एक तरीके से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, और आपको एक काम करने के लिए यहाँ पे ऑफिस दिया गया है जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग करनी है।
तो पब्लिक डीलिंग में सबसे बड़ा, जैसे प्राइवेट कंपनियां प्रोडक्ट बेचती हैं तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसी तरह पब्लिक सर्विसेज में जो पब्लिक का सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप पब्लिक को सेटिस्फाई करोगे तो ये गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करेगी और आपको लोगों से प्यार मिलेगा और आप अपने करियर में आगे भी बढ़ेंगे। तो मेरा तो यही मानना है। मैं पब्लिक से बात करने का जितना भी मेरा अभी तक वो रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि आप पब्लिक से अच्छे से बात करेंगे, उनकी समस्या समझेंगे। सबकी समस्या तो सॉल्व नहीं हो सकती, 100% तो हम भी काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ 60-70% तो उनकी प्रॉब्लम समझना और सुनना, उसी में मामला हल हो जाता है। तो मैं तो उसी फिलॉसफी में चलता हूँ कि आप लोगों से सौम्य से मतलब जितना उनसे बात अच्छे से करेंगे उसी में उनका 50-60% काम हो जाएगा। उसके बाद तो जो है वो तो हमें कराना ही है। सर जय समाज में एक भ्रांति है, समाज में एक जय परिपाटी बनी हुई है कि जय पुलिस का जय कर्कश भरा चेहरा, कहाँ तक आप लोग जय तोड़ पाने में सफल हो पा रहे हैं उस चेहरे को आपके इस सौम्य व्यवहार से? जी, पुलिस का परसेप्शन ये रहता है कि थोड़ा डंडे से काम करते हैं और ये गाली गलौज करते हैं। ये जो परसेप्शन है वो पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में यूपी में देखा जाए तो काफ़ी हद तक बदल चुका है। आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आपके जो कंप्लेंट हैं वो रिड्रेस हो रही हैं नहीं हो रही हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। ऊपर से मॉनिटरिंग भी की जाती है, तो इसी बात की जाती है कि आपसे अधिकारी मिले, आप उनके रिस्पॉन्स से संतुष्ट हैं या नहीं है। इसी पे आपकी जो ऊपर अप्रेजल होता है या जो आपका इवेल्युएशन होता है ऊपर जो दिया जाता है, उसी आधार पे किया जाता है कि आप पब्लिक से कितने अच्छे से मिलते हैं और कितने अच्छे से उनकी बात सुनते हैं। तो वो चीज़ें बदल रही हैं। पुलिस के लिए पूर्ण रूप से बदलना भी मैं नहीं बोलूँगा कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि पुलिस जिस प्रोफेशन में है उसमें डर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर सोसाइटी और समाज आपको बिल्कुल ही फ्रेंडली समझने लगेगी तो फिर वो जो डर है वो कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बैलेंस है, आपको डर भी बना के रखना है, इसी के साथ साथ आपको किसी के साथ बदतमीजी या किसी के साथ गलत भी नहीं करना है। मतलब मानते हैं कि जब पुलिस का जो है डर होना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में। देखिए, अगर पुलिस का डर नहीं रहेगा तो कानून, मैंने पुलिस तो नहीं बोलूँगा, कानून का डर नहीं रहेगा तो सोसाइटी जिस मतलब सिविलाइज तरीके से हम चाहते हैं चले, उसमें चलने में दिक्कत आ सकती है। तो वो डर रहना चाहिए, कानून का डर रहना चाहिए। उसके लिए पुलिस को एजेंसी बनाया गया है, तो पुलिस का भी थोड़ा डर रहना चाहिए। सर जब ट्रेनिंग के बाद में जब सहारनपुर तक की जो यात्रा आपकी है, हाल फिलहाल में आप जो सहारनपुर एसपी सिटी पद को जो सुशोभित कर रहे हैं, यहाँ तक की जो जनरली है, यहाँ तक की जो यात्रा है, वो किस प्रकार की यात्रा आपकी है? जी, मेरी जो ट्रेनिंग हुई है 2018 में, मेरा बैच है 2018 में, मैं जो हमारा नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद है, मैं वहाँ पे गया था। उसके बाद मेरी 2019 में 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग रही थी बरेली में। बरेली जनपद मेरा पहला जनपद था, जहाँ मैं एक थाना फरीदपुर है वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग रही। उसके बाद फिर मैं वापस हैदराबाद गया और फिर वहाँ से मैं बनारस में मेरी पहली पोस्टिंग रही थी, काशी में। तो काशी में मैं 1 साल करीब वहाँ पे सर्कल ऑफिसर कैंट रहा था, CO कैंट। और उसके बाद फिर मैं राज्यपाल महोदया जो हैं हमारी यूपी के, उनके साथ में 1 साल उनका परिसहाय, जिसको ADC बोलते हैं, उनके उस कैपेसिटी में रहा। राजभवन 1 साल रहने के बाद मेरी ये तीसरी पोस्टिंग सहारनपुर SP सिटी शिप में थी और अभी करीब मुझे यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं। सर एक सवाल उठ जा रहा है पुलिसिंग को लेकर, जो कोई व्यक्ति आरोपित हो जाता है, आरोपित जो कई वजह होने वाला व्यक्ति जो कई बार झूठ का शिकार भी हो जाता है, पुलिस उसके साथ जो है अभद्र व्यवहार करती है, मार पिटाई करती है या उसको जो है अंदर डाल देती है, या जो है उस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जाता है जिसको लायक भी नहीं होता। बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति तो जिसमें इन्वॉल्व था ही नहीं, वो व्यक्ति तो उस चीज़ से नहीं था, लेकिन जो सजा दी जा रही है पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? आप भय बता रहे हैं उसको जो है, लेकिन एक व्यक्ति पिट जा रहा है, गाली खा जा रहा है, होता भी नहीं है वो। देखिए, भय नहीं मैं बता रहा, वो भय वो जो आप न्यायिक प्रक्रिया से पहले जो मिली हुई सजा है, उसको जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो तो शोषण है। वो उस तरह का शोषण तो मैं हर तरीके से, और कोई भी अधिकारी उस चीज़ को बिल्कुल एक सिरे से मना करता है कि ये नहीं होना चाहिए। सर शोषण हो रहा है, मतलब अगर आप जिस तरह बता रहे हैं जी हो रहा है। जी, मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि जिस विभाग में मैं हूँ उस विभाग में एक आध केस जरूर ऐसा हो सकते हैं कि जिसमें किसी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने गलत किया हो, लेकिन उसकी जांच होकर उसकी सजा मिली है। उसमें भी हम पारदर्शिता रखी है। लेकिन अगर 1-2 केसेस की वजह से हम इसको जनरलाइज कर दें कि नहीं साहब पूरा पुलिस विभाग ही ये सब करता है, गलत लोगों को उठाता है, गलत लोगों को जेल भेजता है, वो भी ठीक नहीं रहेगा। आज की जो कानून व्यवस्था है वो इसलिए ही यूपी में इतनी अच्छी मानी जा रही है क्योंकि
जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है, वो जो फेथ है, विश्वास है, वो पुलिस में वापस आया है। और काफ़ी हद तक जो हमारी कार्यशैली रही है हमारे विभाग की, वो उसको उसका क्रेडिट जाता है। 95-98% पुलिस बिल्कुल सही कार्रवाई कर रही है। 1-2% जो गलती होती है, उसकी भी अगर गलती हुई है तो उसका भी जुर्माना हट जाना उस अधिकारी कर्मचारी को देना पड़ता है। इस पर सेंटरों पर चला हुआ अभिमन्यु मांगलिक का चाबुक कैसा लगा था सब, जब इस पर सेंटर पर आप कार्रवाई कर रहे थे? जी नहीं, मैं ये तो जो एसपी सिटी जब मैं यहाँ पे रहा तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी कि कुछ फंडामेंटली दिक्कत चल रही हैं जो समाज में नहीं होनी चाहिए। और सिटी के जो अच्छे लोग हैं और सभी जिनको बोलूँगा कि सभ्य समाज है, उनको कुछ चीज़ों से परेशानी थी। उन्होंने बोला भी था काफ़ी बार, एसएसपी सर के सामने ये संज्ञान में भी आया था। पहले गाड़ी कटने का जो है बात की जाती थी, यहाँ पे एक मार्केट हुआ करता था कुतुबशेर थाना क्षेत्र में, उस पर भी कार्रवाई करवाई गई। उसके बाद ये स्पा सेंटर भी छोटे छोटे चल रहे थे, उनके बारे में भी शिकायतें आई, तो इस पर भी हमने कार्रवाई कराई थी। इसी तरह जो भी शिकायतें हमें मिल रही हैं उस पर कार्रवाई हम कराएंगे। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा अचीवमेंट पूरे सिटी में सिर्फ इसमें देखा जाए कि मैं स्पा सेंटर बंद करवाऊँ। क्राइम में भी काफ़ी कमी लाने की हमारे द्वारा प्रयास किया गया। ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे मीडिया ने काफ़ी नोटिस किया या सोसाइटी में थोड़ा बड़ा मैसेज किया, तो इस वजह से मुझे याद किया जाता है। सफलता क्या रही है अभी तक के जीवन में? कि सफलता यही रही है कि आप मेहनत करें और थोड़ा ईमानदार रहें, बस दो ही। सर मैं पुलिसिंग की बात कर रहा हूँ कि अभिमन्यु मांगलिक ने वो विशेष सफलता हासिल की है, समाज को बड़ा लाभ इस चीज़ से मिला है। हाँ, नहीं, मैंने वही बताया आपको। मैंने कहा जिस भी आप, जब मैं पुलिसिंग की बात कर लेता हूँ, मेहनत करें आप ईमानदार रहें और किसी का गलत करने की मंशा ना रखें। कुछ भी चीज़ जो पुलिस में रहे उसको, मेरा तो सभी नए अधिकारी को भी मैसेज आता है, किसी भी चीज़ को निजी और पर्सनल ना लें। कोई भी क्राइम होता है या कोई भी दिक्कतें होती हैं समाज में, तो किसी चीज़ को भी हमें निजी रूप से नहीं लेना चाहिए कि साहब ये तो मैं पर्सनल मैटर है मेरा, मैं इसमें रहूँगा। अगर आप उस चीज़ को पर्सनल लेके जाएंगे तो हमेशा कहीं आपके इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट उसमें उठेंगे। तो आपको जो काम दिया गया है, आप कानून की किताब उठाएं और उसके अनुसार उसमें करें। तो ये मेरा मैसेज रहता है। इसलिए ये ईमानदारी और ये जो मुझे सीनियर्स की गाइडेंस मिलती आई है, उसी को मैं अपना सफलता का श्रेय दूंगा। सर ऐसी कोई वजह रही है कि जो आप यह चाह के भी काबू नहीं पा पाए किसी वजह पर, ऐसी कोई वजह अभिमन्यु मांगलिक के जीवन में कभी आई है? नहीं, देखिए, तो पुलिसिंग में रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। एक दो किस्सा आपके साथ, क्योंकि हम जब किस्से जनरल में बातचीत कर रहे हैं आपके जीवन परिचय पे। किस्सा देखिए, तो अगर देखा जाए, मैं सहारनपुर में जब से आया हूँ तो मुझे टिप्स में रहता है कि मेरे ऐसे कितने मर्डर केस हैं जो अभी तक वर्कआउट नहीं हो पाए। तो ऐसे कुछ 3 से 4 मर्डर केस रहे 2 साल में, जो मैंने काफ़ी मशक्कत करी, काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद भी हमारी टीम उस पर सफलता नहीं। क्या सर टेक्नोलॉजी की वजह रही है या कोई सुराग नहीं मिल पाया आपको, क्या वजह मानते हो? देखिए, जिस टाइप के जो मर्डर हम नहीं खोल पाए, उसमें हमारी सबसे बड़ी दिक्कत मोटिव की रही थी। क्योंकि जो भी आदमी जिसकी भी हत्या की गई, उसको मारने का मोटिव हमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी इस तरह की नहीं थी जो हमें मिल पाई। तो ये सारी टेक्नोलॉजी भी एक रीज़न है। और पुलिस ने मेहनत तो करी, लेकिन जो घटना नहीं खुल पाई उसको मैं हमेशा से उसका मलाल मानूंगा। लेकिन उसमें हम प्रयासरत भी हैं, मैं भूला नहीं हूँ। जब तक मैं शहर में एसपी सिटी कैपेसिटी में रहूँगा तो मैं उन जो 3 या 4 मर्डर केस हैं उसमें मैं मेहनत करूँगा। उसके अलावा कुछ बड़ी चोरियाँ भी हैं जो इस शहर में हुई और मुझे याद रहती हैं और जो अभी तक नहीं खुल पाई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे रोज़ फेस करने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें अच्छा काम हो जाता है, वो आपका 2 से 3 घंटे में भी खुल जाता है। कुछ जो केसेस हैं उसमें आप लगे रहते हो, वो भी नहीं खुल पाते। कुछ आपका विजन रहता है शहर को लेके कि आप बदलेंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि उसके लिए बहुत लोग या बहुत एजेंसी इन्वॉल्व हैं। तो वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, लेकिन अब वो मेरा मानना है कि वही एक चीज़ लर्निंग है कि किस तरह आप इस चीज़ को स्ट्राइड में लें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप 100% चीज़ों को ठीक ना करें तो रोज 10%, 20% चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। सब व्यक्तित्व धनी है, जब क्राइम से वास्ता आपका रोजमर्रा में होता है कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आप जब बहुत सॉफ्ट व्यक्तित्व, आप जो है मृदुभाषी, मैंने आपको पहले सौम्य व्यवहार के करने वाले, लेकिन क्राइम से रोज वास्ता होना आपका, जब पुलिसिंग का रहता भी वैसे? देखिए, कोई सौम्य व्यवहार का व्यक्ति कड़ा नहीं हो सकता, ये कहीं नहीं लिखा। बात करने का अपना लहजा होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है अपना लहजा होती है। लेकिन काम के प्रति अगर पुलिसिंग में अगर काम आपको दिया जा रहा है कि आपको क्रिमिनल को पकड़ना है तो आप पकड़ेंगे, और उसके लिए आपको टीम दी गई है। आपके साथ आपके नीचे लोअर स्टाफ है जो आप उसको गाइडेंस देते हैं, वो आपका काम करता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कोई भी चीज़ मैं पर्सनल नहीं लेता हूँ। ये मैं इस चीज़ को अपना
एक तरीके से बोलता हूँ कि ये मेरी सक्सेस का, अगर कहीं ना कहीं सक्सेस मिली है तो मुझे इस वजह से मिली है। कोई भी चीज़ मैं पर्सनल नहीं लेता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं उनके साथ गलत किया है तो मैं कभी उससे दुश्मनी नहीं करूँगा। कोई व्यक्ति मुझसे गलत बोल के जाता है तो मैं उससे कोई दुश्मनी नहीं करूँगा। मैं भी जानता हूँ कि वो एक अधिकारी के पास आया, उसका मुझसे कोई नाता नहीं है, वास्ता नहीं है। तो ये मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ठीक रखती हैं। और परिवार का जो सपोर्ट मिलता है, परिवार और फ्रेंड जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, वही मुझे ग्राउंडेड रखते हैं। ग्राउंडेड बोले तो मतलब मुझे कभी पुलिस या अधिकारी जैसा फील होने नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मृदुभाषी या सौम्य व्यवहार के लोग पुलिसिंग में अच्छा काम नहीं कर सकते या पुलिसिंग उनके लिए बनी नहीं है, ऐसा मैं मानता नहीं। सर मैंने ऐसा बोला मैंने, ये तो अच्छी बात है कि आप लोग आए, आप जैसे लोग आए और आने वाले लोगों को भी लगे स्वप्न, वो खुशी में आ सजाए न्याय पाके आपके। ये सर महत्वाकांक्षा क्या मानते हैं जीवन का, सपना आपका क्या है जीवन का कि मेरे को लक्ष्य हासिल करना है? जी, मैं बहुत बड़े सपने देखने में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं। जो काम जिस टाइम दिया जाता है, अभी मैं जैसे एसपी सिटी सहारनपुर हूँ तो मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं ये बन जाऊँगा या वो बन जाऊँगा। अभी जो काम दिया जा रहा है वो अच्छा करना चाहता हूँ, ईमानदारी से करना चाहता हूँ। उसके बाद हाँ, ये तो है कि मैं चाहूँगा कि जो भी मेरा करियर रहे, जितने भी मैं 30-33 साल की मेरी सर्विस रहे, तो उसके एंड में लोग मुझे एक अच्छे अधिकारी के रूप में याद रखें। इनफैक्ट जहाँ से मैं जाता हूँ, अगर मैं सहारनपुर से जाऊँगा तो मेरी महत्वाकांक्षा ये होगी कि यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह से ही याद रखें। कभी वो ये ना सोचें कि साहब इनकी वजह से मेरा काम नहीं हो पाया या इन्होंने मेरी मदद नहीं करी। इस फीडबैक से ना लोग मुझे याद रखें, मुझे अच्छे फीडबैक से ही याद रखें, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। अहम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि अब बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब पुलिसिंग खुले से काम कर पा रही है, स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही है, कैसे देखते हैं सरकार में पुलिसिंग को आप? देखिए, मैं तो इसमें टिप्पणी इसलिए भी नहीं ज़्यादा दे पाऊंगा क्योंकि ये तो मैं इसी सरकार में इंडक्ट हुआ हूँ, तो मैंने तो यही तरीका देखा है काम करने का। आंखें इसमें खुली हैं। आंखें इसमें खुली हैं। तो मैंने लगता क्या है सर, स्वतंत्र रूप से काम कर? जैसे मैंने जब सीनियर से बात करी तो हाँ, मतलब उनका ये एक फीडबैक रहता है कि पुलिसिंग को अच्छी पावर दी गई है। अगर पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अकाउंटेबिलिटी भी है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि पुलिस को बेलगाम पावर दी गई है, क्योंकि बेलगाम जब कोई भी आदमी हो जाता है तो उसमें भ्रष्ट होने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है या अपनी ताकत का मिसयूज करने का भी रहता है। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, शासन है, उन्होंने बिल्कुल नपातुल्ला हमें अगर पावर दी है तो उसी के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदेही भी है। तो लेकिन अगर हम कानून से चलेंगे और अच्छी मंशा रखेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये मैं ज़रूर आपको अश्योर करना चाहूँगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की टिप्पणी पर ज्ञापन दिया जा रहा था, खूब पत्थर बरसे हैं पुलिस पे, खूब पत्थर बरसाए हैं लोगों ने, ये आम जनता पे क्या कहना चाहेंगे पत्थरबाजों के लिए? नहीं, ऐसा देखिए, पत्थर पुलिस पे नहीं बरसे। मैं आपको बताता हूँ, पुलिस चौकी पे वो डायरेक्टेड थे, लेकिन वो किसी को पुलिस पे लगे नहीं, किसी आम जनता को लगे नहीं। वो एक तरीके से आप बोलेंगे कि एक इम्पल्सिव एक्शन था। जो नए उम्र के लड़के थे, उनको कुछ लोगों ने भड़काने की कोशिश प्रयास किया और उसमें उन्होंने रिएक्शन में दिया। उनके बाद भी मेरी जब शेखपुरा या मेरी डीएम सर एसएसपी सर की बात हुई थी शेखपुरा के लोगों से, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि साहब हमसे गलती हुई, हमारी इस पुलिस प्रशासन से कोई भी समस्या, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नई उम्र के लड़कों को भड़का देते हैं या उनको कुछ क्या बोलेंगे आप, उनको एक उकसा देते हैं। तो वो वाला जो कार्य किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और उस पर हमने कार्रवाई भी की और कार्रवाई भी हम करेंगे, और ये भी इस तरह की नज़ीर साबित करेंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा सहारनपुर में ना हो। पुलिस और पत्रकार जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में बैठ सके, आपस में तालमेल बनाया जा सके। पत्रकारों को हमेशा शिकायत रहती है। अभी हम बात करें जो बेहट थाने में जो थाना अधिकारी को लेके जो है वो बीच में जो है सागर जैन जी के द्वारा मध्यस्थता भी की गई है पत्रकारों के, जो है उसमें तमाम वो चीज़ें रहती है। पत्रकारों को कहीं ना कहीं लगता है कि जब पुलिसिंग सही व्यवहार नहीं करती, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आप बड़े अधिकारी हैं, किस तरह की शुरुआत की जानी चाहिए? पत्रकारों को जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सके, पत्रकार उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है? नहीं, देखिए, पत्रकार तो हमेशा ही स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन पत्रकार और पुलिस का जो साथ है वो बड़ा दामन चोली का साथ है। आप लोगों को, मतलब पत्रकारों को काफ़ी इनपुट हमसे चाहिए होता है। हमें भी, पुलिस को भी ये चाहिए कि भाई हमारी जो इमेज हो वो बिल्कुल ऑन मेरिट दिखाई जाए, उसमें कोई भी किसी तरह का बायस ना हो या कोई किसी भी पत्रकार ग्रुप का कोई सेल्फिश इंटरेस्ट ना हो। यही है। बाकी देखिए, लड़ाई होना या फिर किसी बात को लेकर झगड़ा होना या अहम का इशू बना लेना, ये सब तो देखिए, दो बड़ी बड़ी संस्थाएं जब साथ में काम करती हैं
तो उसमें रहता ही है, वो तो एक पार्ट है। उसको हमें ये नहीं बनाना चाहिए कि पत्रकार और पुलिस की कभी बनती नहीं है। ऐसे बहुत पत्रकार लोग हैं जो मेरे साथ आते हैं, जो मुझे बात करते हैं और अच्छा उनको भी सम्मान मिलता है, वो भी मुझे सम्मान देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कुछ हो सकता है कि कोई ऐसा इंस्टेंस रहा हो जिसमें किसी पुलिस के संबंधित कर्मचारी अधिकारी को वो बात उसकी समझ ना आई हो या बुरी लगी हो। ये भी मानना चाहिए कि देखिए थोड़ी बहुत कमियां सब में होती हैं, चाहे पुलिस हो या पत्रकार। वो कभी इस तरह से बोला जाए कि वो 100% ठीक है, 100% करेक्ट है, 100% ऑनेस्ट है, वो भी मानना सही नहीं है। किसी किसी के अपने इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, किसी घटना को कुछ और रूप देना अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से, वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें विशेष मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो बस यही बोलूँगा कि जितने पत्रकार भी अगर सही रिपोर्टिंग करें और अपने प्रोफेशन के प्रति वफादार रहें, ईमानदार रहें, तो मुझे लगता नहीं कि पुलिस और पत्रकारों को आपस में कोई भिड़ने या फिर क्लैश करने की ज़रूरत है। दोनों आपस साथ साथ चलने साथी हैं और वैसा ही रिश्ता इनका रहना चाहिए। किसी आपके बायोग्राफी पे, आपके जीवन परिचय पे चर्चा हो रही है, हो सकता है कुछ चूक हो सकती है, वो किस्से जो आप बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को, हमारी जनता को, सहारनपुर को, कोई एक आज किस्सा आपके जीवन से जुड़ा हुआ, तो आपका स्वागत है सर। देखिए अभी ऐसा किस्सा तो मुझे कोई मैं याद नहीं कर पा रहा। कोई ऐसा कोई पहलू हो, एजुकेशन के समय में रहा हो, पिता के साथ रहा हो, पुलिसिंग की सहारनपुर वासियों के लिए, तो सहारनपुर की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे मुझे सहारनपुर में ये बहुत अच्छा एक लगता है यहाँ के लोगों का, कि लोगों की यहाँ पे सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी है जी। तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक का जो सब्र है और संयम है वो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत ही यहाँ पे प्यार मिला, लोगों ने बहुत सम्मान दिया, और अगर उनका छोटा सा भी काम हो जाता है तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे भी करते हैं। तो ये सहारनपुर की खासियत रही है। और वो यहाँ पे बिल्कुल देखा जाए तो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, जो ज़्यादा दिमाग में नुसेंस क्रिएट नहीं करते। बोला जाए तो लोग अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा यहाँ या वहाँ या कुछ धरना करेंगे या फिर आज कुछ बड़ा करेंगे, इस तरह का कुछ यहाँ पे वो रहती नहीं है। सबकी अच्छी सोच है, सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत प्यार मिला। तो मैं सहारनपुर वालों को हमेशा से ही याद रखूँगा, और ज़रूर मैं ये होप करूँगा कि कभी ना कभी किसी और कैपेसिटी में मुझे यहाँ पे आने का मौका मिले, चाहे वो बाद में करियर में किसी और रैंक में आने का मौका मिले। लेकिन सहारनपुर भाग गया। जी हाँ, बिल्कुल सहारनपुर में मैं कह रहा हूँ, एक तो मुझे घर से इतना पास है, तो मुझे जो यहाँ का कल्चर है वो मुझे काफ़ी अपना घरेलू लगता है, और यहाँ के जो बोली है वो भी मुझे अपनी बड़ी अपनी जैसी लगती है। और जैसे बोलते हैं 2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे बाकी यूपी से कम रहता है, तो उसी तरह से यहाँ पे लोग मेंटेन हो जाता है। हाँ, लोगों में जो इतनी, जैसे आप मुजफ्फरनगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर अलग मिलेगा, बराबर मिलेगा, सहारनपुर में डाउन मिलेगा। तो शिवालिक का कमाल लगता है। शिवालिक का कमाल है, उत्तराखंड नजदीक में ठंडी ठंडी हवाएं वो यहाँ पे पहुँचती हैं, तो लोगों को ठंडा रखती हैं। अच्छी बात है, और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके चैनल के लिए उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल कामना करूँगा, और कभी ना कभी किसी न किसी और जिले में भी आपके चैनल के थ्रू मुलाकात हो, ये बिल्कुल मतलब लग रहा है कि जल्दी जाने के लिए सहारनपुर छोड़ने के, ऐसा लग रहा है आपको? क्या जी हाँ, मतलब ट्रांसफर की अभी बात चली रही है, तो हो सकता है कि ट्रांसफर जल्दी हो जाए। मुझे 2 साल यहाँ पे हो गए, मेरे बैच का भी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया जी, तो मुझे भी आशा है कि जल्दी यहाँ से कहीं ट्रांसफर होकर मैं जाऊँगा। चले, हम भी जो है बहुत आपको जो मंगल कामना देते हैं, मांग लीजिए आपको। लेकिन एक सवाल यहाँ पे रह जा रहा है उन लोगों के लिए जो आपको अपना सपना मानते हैं, जो आपके जैसा हो जाना चाहते हैं, जो बड़ा अधिकारी बन जाना चाहता है, उन युवाओं के लिए आपका क्या सपना है? अभिमन्यु मांग लीजिएगा, क्या सपना है? कैसे अपने जीवन में कामयाबी लाए, असफलता से रूबरू हो तो कैसे पेशेंस रखें, कैसे धैर्य बनाए रखें, और कैसे सफलता की ओर आगे बढ़े? क्या आपका संदेश रहेगा उन युवाओं को? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, आप फिर बाकी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि असफलता बड़ी टेम्परेरी होती है, असफलता सिखाती बहुत है, तो असफलता को दिल में लगा के मत बैठिए। असफलता आएगी, उसके बाद फिर वो हो सकता है कि आज की असफलता कब सफलता में कन्वर्ट हो जाए। और आप कुछ अपनी ज़िंदगी में स्तंभ रखें, अपने ज़िंदगी के स्तंभ। जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स थे या मेरे दोस्त थे, तो वो ऐसे थे जब मुझे बुरा लगता था या बहुत ख़राब लग रहा होता था, तो मैं हमेशा उनसे बात करता था, तो मुझे बड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी उनकी तरफ से। तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें और
अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हो सकता है वो आपके साथ ज़रूर हो जाए। जब आप जो है ना किसी के साथ जब बातचीत कर रहे हैं, अपने जीवन परिचय पर बात कर रहे हैं, कोई एक दोस्त जो आपको याद आ रहा है जिसने आपको बड़ा सपोर्ट किया है? देखिए, दोस्त तो बहुत रहे हैं। दोस्त जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था तब से रहे हैं, और अभी काफ़ी लोग हैं मेरे बचपन के दोस्त हैं जो मेरे साथ बचपन से LKG से लेकर अभी तक मेरे साथ हैं। तो सभी वो दोस्त जिसने आज संभाल लिया, बोले नहीं कामयाब हो जाओगे आप लोग? नहीं, सभी ने सपोर्ट किया है, सभी ने सपोर्ट किया है। मेरी जो वाइफ हैं वो भी मुझे तब से जानती हैं जब से हम लोग शादी से पहले भी, हम 10-12 साल से पहले एक दूसरे को जानते थे जी। तो उन्होंने खुद, वही मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो सभी मुझे ऐसे इंसान मिले, मैं खुशकिस्मत रहा इस एस्पेक्ट में कि सभी मुझे ऐसे इंसान मिले जिन लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं हर तरह से सपोर्ट किया जी। तो हमारे साथ में जो है SP सिटी अभिमन्यु मांगले की जो तमाम जीवन परिचय पर इनकी जो चर्चा हुई है, और अपने दर्शकों के लिए हमने वो चीज़ भी इनके जीवन से जो है निकालने का प्रयास किया, उन पहलुओं पर बात करने का प्रयास किया जिनसे अभी तक आप लोग, हम लोग जो है अनभिज्ञ थे। सहारनपुर भा गया, कोई दो राय नहीं है। ठंडी ठंडी हवाएं इनको अच्छी लगी हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर कम माना इन्होंने सहारनपुर का, और ये भी ईश्वर से प्रार्थना की है कि जीवन में सर्विस काल में कभी सहारनपुर में फिर आना हो तो मुझे अच्छा लगेगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। आपने जय न्यूज़ के साथ अपने जीवन के उन पहलुओं को साझा किया जिससे तमाम लोग अनभिज्ञ थे, और मंगल कामनाएं मांगने कीजिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।